नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिवाइड्स बल वैली रफली इनटू 2 पार्ट्स। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो बल वैली को जो है मोटे तौर पर जो है वो 2 विभागों में जो है वो विभाजित कर देती है। देखो, बल वैली मंडी की मोस्ट फर्टाइल वैली जो है वो कही जाती है और बल वैली को सुंदरनगर वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कौन सी खड्ड, कौन सी रिवर ऐसी है जो इसको 2 भागों में इक्वली जो है वो डिवाइड कर लेती है रफली, अगर हम करें बात, तो ये सुकेती खड्ड है। सुकेती ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। सुकेती जो कि आगे चलकर ब्यास की सहायक नदी बनती है, ये इसको जो है वो रफली 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देती है। अगर हम बात करें बल वैली की, तो बल वैली इंपॉर्टेंट वैली है, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है। सुंदरनगर वैली भी इसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है ये स्थित है। और अगर हम बात करें ये वैली जो है वो कहाँ पर सिचुएट करती है एग्जैक्टली, तो ये देखो, एक तो शिमला रिज जो है, शिमला रिज की एक शाखा की तरह आप मान के चलिए इसको, ऑफशॉट ऑफ शिमला रिज इन नॉर्थ और शिवालिक हिल्स इन साउथ, ये आपने ध्यान रखना है। शिवालिक ऐसे साउथ और शिमला रिज जो है वो नॉर्थ में आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि सुकेती जो है वो उसको 2 पार्ट्स में जो है वो रफली डिवाइड कर देती है। यहाँ पर एक इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो था वो चलाया गया था इस वैली में, ताकि फार्मिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, डेयरिंग, ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं इनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके। और ये प्रोजेक्ट जो था वो इंडो जर्मन, इनके जर्मनी की सहायता से, ये इंडिया और जर्मनी की सहायता से ये प्रोजेक्ट 1962 में, एग्जैक्टली बात करें तो नवंबर 1962 में जो था वो यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ये आपने बल वैली के बारे में जो है सारा का सारा ध्यान रखना है। हमने ब्यास की बात की कि ये ब्यास की सहायक नदी आती है, तो ब्यास का क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर ब्यास के बारे में बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द हिमाचल प्रदेश रिसीव एन एनुअल एवरेज रेनफॉल ऑफ। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो औसतन कितनी वर्षा जो है वो इसको मिलती है, यानी कि कितनी एवरेज अगर हम बात करें ना, तो कितनी बारिश यहाँ पर होती है। देखिए, अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, तो रेनफॉल यहाँ पर एवरेज जो है वो 1251 मिलीमीटर जो है वो होती है। 1251 मिलीमीटर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1251 मिलीमीटर जो है वो यहाँ पर रेनफॉल जो है वो होती है। अच्छा, अगर हम ऐसे ही बात करें हिमाचल में रेनफॉल का क्या क्राइटेरिया रहता है, हिमाचल में जो एवरेज रेनफॉल होती है वो 1251 मिलीमीटर्स होती है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो देखने को मिलती है, और रेनफॉल कांगड़ा के बाद जो हाईएस्ट होती है वो चंबा में होती है, और चंबा के बाद सिरमौर में, और सिरमौर के बाद मंडी में। तो ये रेनफॉल का पैटर्न है डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल का, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम उसी तरह बात करते हैं हिमाचल की रेनफॉल के बारे में, तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश ने 879 मिलीमीटर रेनफॉल जो है वो जून से लेकर सितंबर 2023 के बीच में यहाँ पर हुई, जून से लेकर सितंबर 2023 के बीच में। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जून से लेकर सितंबर 2022 के साथ, तो ये 144 जो मिलीमीटर्स है ना, वो जो है वो यहाँ से ज़्यादा है। मतलब इससे पहले जो 2022 का डाटा है हमारे पास जून से लेकर सितंबर का, तो उस टाइम 734 हुई थी, और उनके बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है, वो 144। अगर इसी तरह का डाटा अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच का कंपेयर किया जाए, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2023 के बीच में 45 मिलीमीटर जो है वो रेनफॉल देखने को मिली। और इसको अगर हम पिछले साल के साथ कंपेयर करते हैं, पिछले साल मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2022 के साथ, तो उस टाइम 83 मिलीमीटर रेनफॉल हुई थी, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 38 मिलीमीटर का जो है वो आता है। 38 मिलीमीटर का इनके बीच में डिफरेंस आता है। यहाँ पर तो परसेंट लिखा है, परंतु परसेंट नहीं होगा, ये मिलीमीटर एग्जैक्टली जो है वो होगा, मिलीमीटर का डाटा जो है ये आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो गया रेनफॉल पैटर्न के ऊपर, और रेनफॉल पैटर्न का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि अभी भी एग्जाम में बनेगा। ठीक है जी, तो इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते रहिए, अगर नोट किए हैं तो वहां से भी, और अगर नहीं किए हैं तो नोट कर लें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं सांगला एंड कामरू आर 2 पॉपुलर विलेजेस ऑन द राइट बैंक ऑफ। तो सांगला और कामरू ये जो है वो 2 प्रसिद्ध गांव हैं। बोलते हैं किस नदी के दाहिने किनारे पर ये स्थित है। देखो, ये घनी आबादी वाले जो है वो गांव हैं, और ये बसपा रिवर जो है ना, उसके ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बसपा रिवर के राइट बैंक पर जो है वो स्थित है। अब क्वेश्चन पूछने वाला ना इस तरह से ही क्वेश्चन पूछेगा, ये बात की गारंटी नहीं है। वो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बसपा किसकी सहायक नदी है, बसपा सतलुज की सहायक नदी है। वो पूछ लेगा कि सांगला और कामरू जो है वो बसपा नदी के किनारे स्थित हैं, परंतु कौन से बैंक पर स्थित हैं, तो राइट बैंक जो इसका है ना वहां पर ये स्थित है। बसपा वैली है, इंपॉर्टेंट वैली है, और इसके बारे में एक बार नहीं हजारों बार HPSSC के द्वारा भी, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो इन दोनों की ही ये फेवरेट वैली जो है वो रहती है। अगर हम बात करें वैसे ही बसपा वैली को सांगला वैली कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये स्थित है। चितकुल गांव जो कि 3437 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वो इस वैली का जो है वो हाईएस्ट विलेज है। हाईएस्ट विलेज इन दिस वैली है, ये आपने ध्यान रखना है। साथ में ध्यान रखना है चुंग्स खांगो दर्रा जो है वो इस वैली के हेड पर पड़ता है, मतलब इस वैली के साथ में लगता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। कामरू और सांगला तो आपको पता चल गया कि राइट बैंक ऑफ बसपा वैली जो है वो स्थित है, वो तो आपको पता ही चल गया। अगर हम कुछ और भी यहाँ से जानना चाहें तो आपने ध्यान रख लेना है कि कुछ और वैलीज भी जो है वो किन्नौर में पड़ती हैं, जिसमें जो है वो पेजूर वैली, वेंगलर वैली, यूला वैली इस तरह की आ जाती हैं। ये सहायक नदियाँ भी हैं, ये सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे कि यूला वेंगर हो गया, ये सतलुज की सहायक नदियाँ जो हैं वो बन जाती हैं। सतलुज की सहायक नदियाँ ये बन जाती हैं। और बसपा वैली निकलती कहाँ से है, तो बसपा की जो पहाड़ियाँ हैं, बसपा हिल से ही जो है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो मिलती है। और सतलुज में बाद में चलकर जो है ये मिल जाती है। सतलुज की ये इंपॉर्टेंट एक सहायक नदी जो है वो बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं यहाँ पर मिड हिमालयन वाटरशेड प्रोजेक्ट लॉन्च डाउन। तो मिड हिमालयन वाटरशेड प्रोजेक्ट जो है वो कब लॉन्च किया गया था। देखो वाटरशेड प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया था, मिड हिमालयन वाटरशेड प्रोजेक्ट अक्टूबर महीने में, परंतु कौन से अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। और ईयर कौन सा था, तो 2005 था। ये 1 अक्टूबर 2005 को ये मिड हिमालयन वाटरशेड प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसके बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इस तरह का, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। वाटरशेड प्रोजेक्ट की अगर हम हिमाचल में बात कर लेते हैं तो वहाँ से भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता ही रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम का अगर आप पैटर्न देखेंगे एचएस का हो गया, लाइट का हो गया, तो वहाँ पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर बने हैं। ये जो वाटरशेड प्रोजेक्ट हो गए ना, ये किसके द्वारा असिस्ट किए जाते हैं, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्ट किए जाते हैं, ये आपने ध्यान रखने हैं। देखो यहाँ से ना मैं इरिगेशन प्रोजेक्ट को यहाँ से लॉन्च करता हूँ, यहाँ से जो है वो रिलेट करता हूँ। इरिगेशन प्रोजेक्ट में आपने एक शाह नहर परियोजना ध्यान रखनी है, वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ती है। और हिमाचल में देखो इरिगेशन प्रोजेक्ट को जो है वो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मेजर प्रोजेक्ट हो गए, मीडियम प्रोजेक्ट हो गए, माइनर प्रोजेक्ट हो गए। अगर मेजर प्रोजेक्ट की श्रेणी में कुछ आता है ना, अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो ये शाह नहर परियोजना है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, ये जो है वो आती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसके तहत कितना एरिया जो है वो कवर हुआ। 15,287 हेक्टेयर एरिया जो है वो उसके तहत कवर हुआ। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है इसके बारे में। हम मेजर की ही बात करेंगे, मेजर प्रोजेक्ट की ही यहाँ से बात करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन आपका यहाँ से हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं एट विच प्लेस डज रिवर ब्यास लीव कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले को कहाँ पर छोड़ देती है। कांगड़ा को कहाँ पर ये छोड़ती है, कहाँ पर कांगड़ा में ये एंटर कर जाती है, ये तो एक क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि पटवारी का जो एग्जाम होगा, क्लर्क का जो एग्जाम होगा, टेट का एग्जाम होगा, एचएस का एग्जाम होगा, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, पीजीटी के पेपर 1 होंगे, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, वहाँ पर कहीं पर भी ये क्वेश्चन एडजस्ट हो जाता है। और कई बार टफ करने के लिए स्टेटमेंट बना दी जाती है, कई बार कुछ। तो ब्यास नदी कांगड़ा जिले को कहाँ पर छोड़ती है, ब्यास नदी कांगड़ा जिले को मीरथल के समीप जो है वो छोड़ देती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ब्यास नदी जिसका वैदिक नाम अर्जिकिया जो है वो है, आपने ध्यान रखना है कि रोहतांग दर्रे के समीप जो है ये निकलती है। और रोहतांग दर्रे के समीप जो है ये निकलती है तो ये आखिरी में चलकर जो है वो हिमाचल के सारे जिलों को छोड़ती हुई कांगड़ा जिले को भी छोड़ देती है और मीरथल में जो है ये पंजाब में जो है वो एंटर कर जाती है। पूरे हिमाचल में ये 256 किलोमीटर जो है वो बहती है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम उसी तरह ध्यान रखें इसके बारे में कि कैचमेंट एरिया इसका कितना है, तो लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका कैचमेंट एरिया जो है वो आ जाता है। ये पहले तो क्या करती है, पहले ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है बहती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये आ जाती है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये भजौरा के समीप एंटर करती है और डिस्ट्रिक्ट मंडी को ये छोड़ती है संधोल के समीप। संधोल के समीप जैसे ही ये डिस्ट्रिक्ट मंडी को छोड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एंटर कर जाती है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये एंटर करती है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को ये मीरथल के समीप छोड़ देती है और पंजाब में एंटर कर जाती है। और आखिरी में चलकर ये कहाँ पर सतलुज नदी के साथ जो है वो मिल जाती है। और सतलुज उसके बाद आगे चलकर इंडस नदी के साथ जो है वो मिल जाती है। सतलुज हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है जो कि 320 किलोमीटर हिमाचल में जो है वो बहती है। और आपने उसी तरह ध्यान रखना है कि 5 नदियां जो हिमाचल में हैं उनमें सबसे बड़ी नदी जो है वो सतलुज है, सबसे छोटी नदी जो है वो आपकी यमुना है। और सबसे मतलब इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अगर हम बात करें ना कि सबसे इन टर्म ऑफ वॉल्यूम कौन सी सबसे बड़ी नदी है, तो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम आपने ध्यान रखना है कि
चेनाब नदी जो है वो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम सबसे बड़ी नदी है। इन टर्म ऑफ लेंथ अगर हम देखते हैं तो सतलुज नदी है, परंतु इन टर्म ऑफ वॉल्यूम हम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हम देखते हैं तो वो हमारी चेनाब नदी जो है वो आ जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हुई, ये देखिए जी, ये ब्यास नदी है। इसकी सहायक नदी में लूणी, बेन, बाणगंगा, उहल, बनेर, चक्की, गज, हारला, पतलीकुल, सैंज हो गया, सुकेती, मानूनी, तीर्थन, गुनाह हो गया, मान, फोजल, हंसा, जीवनी, देहर, सोलंग, मनालसू। एक एग्जाम में पूछा गया था पतलीकुल किसकी सहायक नदी है, तो पतलीकुल किसकी सहायक नदी हो गई, पतलीकुल ब्यास नदी की सहायक नदी हो गई, ब्यास की सहायक नदी है। और पतलीकुल जो शहर है, पतलीकुल जो सिटी है, जो वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो ब्यास नदी के किनारे स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कैसे भी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी तहसील्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश टिल 31/2022। ये भी एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अभी तक 2 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और दोनों बार जो है वो आपको हेल्प मिली है। अभी तहसील्स की हम बात कर रहे हैं। तहसील्स है 31/2022 तक अगर हम बात करें 113 तहसील, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। ये जो डेट होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कितनी तारीख तक की हम बात कर रहे हैं। तो हम 31 मार्च 2022 तक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 31 मार्च लिखा गया है, ये ध्यान रखें। 31 मार्च 2022 तक 113 तहसीलें थी। इसी तरह अगर हिमाचल पर एक छोटी सी नजर डाली जाए कि हिमाचल को जो है वो सब डिविजन्स की अगर हम बात करते हैं 31 मार्च 2022 तक, तो 74 तहसील्स जो हैं वो आती हैं। हिमाचल में तहसील्स की बात करते हैं 31 मार्च 2022 तक, तो वो 113 तहसील्स जो हैं वो आती हैं। सब तहसील्स की अगर बात करते हैं 31 मार्च 2022 तक, वो 73 जो है वो सब तहसील्स आती हैं। ब्लॉक्स की बात करते हैं तो 31 मार्च 2022 तक 88 ब्लॉक्स जो हैं वो आते हैं। इनहैबिटेड विलेजेस की अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो 17,882 ये इनहैबिटेड विलेजेस आते हैं। और टोटल नंबर ऑफ अगर हम अनइनहैबिटेड विलेजेस की बात करते हैं तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार 2808 जो है वो आते हैं, 2808 आते हैं। और टाउन और सिटीज की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये 59 जो है वो आते हैं। अगर हम स्मार्ट सिटीज के बारे में बात करते हैं तो देखो स्मार्ट सिटी मिशन शिमला में और धर्मशाला में जो है लॉन्च किया गया है। सबसे पहले दोनों में से कहाँ पर लॉन्च किया गया था, सबसे पहले ये जो था वो धर्मशाला में लॉन्च किया गया। धर्मशाला के बाद इसको शिमला में भी एक्सटेंड किया गया, ये आपने ध्यान रखना है। जो स्मार्ट सिटी मिशन था ये जून 2015 में लॉन्च कर दिया गया था। और स्मार्ट सिटी का नाम से पता चल रहा है स्मार्ट सिटी जो है वो एक अच्छी सिटी बनाने की बात की गई है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब इसको लॉन्च किया गया था। जून 2015 में ये स्मार्ट सिटी मिशन जो था वो लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु ऑन्स द बंगलो कॉल्ड अनीस विला इन सोलन टाउन ऑफ हिमाचल। तो एक अनीस विला टाउन है सोलन में। ये बोलते हैं इस बंगले के मालिक जो है वो कौन है। तो इनमें से अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी नन ऑफ दी सही आंसर हो जाएगा। इसके जो मालिक हैं वो सलमान रश्दी हैं, एक प्रोमिनेंट राइटर हैं और इनको बुकर प्राइज भी जो है वो मिल चुका है। बुकर प्राइज इनको 1981 में जो है सलमान रश्दी को मिल चुका था। मिडनाइट्स चिल्ड्रन इनका एक नोवेल है जिसके लिए इनको जो है ये बुकर प्राइज जो था वो मिला था। अब देखो सलमान रश्दी का ना इनका क्या है ना कि ये खुद तो यहाँ पर रहते नहीं हैं और ये जो अनीस विला है ना ये इनका एक बंगलो है। और अभी लास्ट टाइम हमने कुछ देखा था, बहुत टाइम पहले की बात है, कि इस बंगले को लेकर थोड़ा सा विवाद भी हुआ था। अब ये तो आते नहीं हैं, तो मेंटेन करने वाले जो मेंटेन इसको करते हैं वो थोड़ा सा क्लेम यहाँ पर कर रहे थे। आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ क्योंकि उसके बाद चर्चा नहीं हुई, परंतु सलमान रश्दी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं। और इनका जो नोवेल मैंने आपको बताया मिडनाइट्स चिल्ड्रन भी नोवेल इंपॉर्टेंट है इनका। साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि इनका जो बुकर प्राइज़ है इनको कब मिला था, 1981 में इनको ये बुकर प्राइज़ जो था वो मिला था। हाईएस्ट अवार्ड होता है एक ये और इम्पॉर्टेंट है, जिसको भी जब भी दिया जाता है वो हम पढ़ते हैं करंट अफेयर में भी। तो इनको तो 1981 में मिल गया था, तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने रेलवे बोर्ड बिल्डिंग का देखा था कुछ दिन पहले। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है, शिमला शहर में स्थित है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग जो है वो क्रूडास और रिचर्डसन्स के द्वारा जो था वो बनाई गई थी। तो क्रूडास और रिचर्डसन्स का भी हमने पढ़ा था वो रेलवे बोर्ड बिल्डिंग का। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग है तो इंपॉर्टेंट है। और अनीस विला आपने जान लिया सोलन में स्थित है, सलमान रश्दी का जो है ये है। और चैडविक हाउस के बारे में हम गिरिराज पत्रिका में कल परसों पढ़ रहे थे कि वहाँ पर जो है वो कैग के द्वारा एक म्यूजियम का इनॉग्रेशन जो है वो किया गया है। तो चैडविक हाउस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी शिमला आते थे तो वहाँ पर आकर भी बीच में रुके हैं चैडविक हाउस में, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है जी, वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिवाइज हो गई। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऐप
फॉर वुमेन टू यूज एट द टाइम ऑफ एनी अनटॉवर्ड इंसिडेंट। तो बोलते हैं कि किसी भी अप्रिय घटना के समय महिलाओं को निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप का उपयोग करना चाहिए। देखो कोई भी ऐसी जो मतलब ऐसी अनवांटेड सी घटना है, इंसिडेंट है, कोई भी ऐसा हो जाता है महिलाओं के साथ, तो उनका एक शक्ति ऐप उनके लिए लॉन्च किया गया है। वो शक्ति ऐप की सहायता से जो है वो खुद को सेव कर सकती हैं, कंप्लेंट कर सकती हैं, इन्फॉर्म कर सकती हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था नायब तहसीलदार के एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन सा मोबाइल ऐप है जो लैंड रिकॉर्ड्स को देखने के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो देखो लैंड रिकॉर्ड्स को देखने के लिए एम हिम भूमि मोबाइल लैंड रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश ऐप है, तो ये जो है वो इस्तेमाल होता है। एम हिम भूमि आप ध्यान रखना, एम हिम भूमि, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिर से, एम हिम भूमि हो गया। इस मोबाइल ऐप को ध्यान रख लेना, ये जो है वो इम्पोर्टेंट मोबाइल ऐप है एक, और हिमाचल में लैंड रिकॉर्ड्स को देखने के लिए जो है ये आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं ऑन विच डे डज द गुग्गा मंडली बिगिन टू रिसाइट द गुग्गा स्टोरी बाय गोइंग अराउंड डिफरेंट विलेजेस। तो ये तो एचपी एलाइड सर्विसेज का प्रीवियस पेपर है। बोलते हैं गुग्गा मंडली किस दिन जो है वो विभिन्न गाँवों में घूमकर गुग्गा कहानी जो है वो सुनाना शुरू करती है। तो देखो पहले तो ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, परंतु अब शायद जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं तो ये चीज़ें थोड़ी कम भी हो रही हैं। और गुग्गा मंडली जो है वो रक्षाबंधन के दिन, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। रक्षाबंधन के दिन विभिन्न गाँव में घूमते थे और गुग्गा की कहानियाँ जो था वो सुनाते थे। ऐसे ही हिमाचल में अलग अलग फेयर फेस्टिवल होते हैं, अलग अलग जो है वो ऐसे कस्टम जो है वो प्रचलित हैं। अगर हम बात करें यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, तो आपने ध्यान रखना है गुग्गा गेड़वी का मंदिर। गुग्गा गेड़वी का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो झंझियार की जो पहाड़ियाँ हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ये पड़ती हैं, यहाँ पर जो है वो स्थित है। इसी धार पर आपको देवी बडूली का टेम्पल भी जो है वो देखने को मिलता है और गुग्गा गेड़वी का मंदिर भी देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार एचएस में रिपीट हो चुका है। एचएस में ये मंदिर पूछा जा चुका है कि ये कौन सी पहाड़ियों में पड़ता है, तो झंझियार की पहाड़ियों पर ये पड़ता है। और भी हमारे पास जो है वो बिलासपुर में पहाड़ियाँ हैं, अभी उनको रिवाइज नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल देख लेते हैं। शिवरात्रि मेला फाल्गुन के महीने में लगता है। शहर मेला जो है वो फर्स्ट ऑफ असौज को जो है वो लगता है। मणिमहेश यात्रा जो है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जो है वो स्टार्ट होती है। मणिमहेश यात्रा राधा अष्टमी को समाप्त हो जाती है। फुलेज फेस्टिवल बाधों और असौज के महीने में सितंबर महीने में लगता है। नदराचा मेला किब्बर में लगता है, जुलाई अगस्त के महीने में लगता है। चेरवाल फेस्टिवल बादों के महीने में लगता है। मिंजर मेला सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को स्टार्ट होता है और थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक ये चलता है। सूही मेला 15 ऑफ चैत को लगता है, फर्स्ट ऑफ बैसाख तक, इनके अप्रैल के महीने में ही चलता है। रेणुका फेयर की अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में लगता है, ये 10 दिनों दिवाली के 10 दिन बाद ये लगता है और 2011 में से इंटरनेशनल फेयर डिक्लेयर किया गया था। अगर हम बात करें बरलाज फेस्टिवल की, तो ये सोलन बिलासपुर में लगता है और दिवाली के 2 दिन बाद लगता है। पत्थर का खेल मेला ये हलोग धामी में लगता है और दिवाली के 2 दिन बाद कार्तिक के महीने में लगता है। बिशु बेशोआ बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं ज्येष्ठ के महीने में। नौली फेयर मंडी में होता है। काहिका मेला कुल्लू में होता है। सोवी यात्रा जो है वो श्री नैना देवी से संबंधित है। घंटाल फेस्टिवल जो है वो लाहौल में लगता है जून के महीने में। थॉन फेस्टिवल जो है वो लाहौल में लगता है अप्रैल के महीने में। और आपने ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो स्टेट लेवल का लोहड़ी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था वो हेरिटेज विलेज प्रागपुर में 2010 में सेलिब्रेट किया गया था। तो ये हो गया जी हमारे इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल्स के बारे में। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी और पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। अभी देखो जिनका तो पेपर हो गया है, हिंदी का तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिजल्ट आ चुका है, बाकी एक का भी आ जाएगा देखते देखते, परंतु जिनके लिए अभी मौका है, क्योंकि जिनका हो गया है वो तो चेंज नहीं किया जा सकता, परंतु जिनके लिए मौका है वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर लेना। कोई भी देखो अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए दिक्कत आती है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट सीट से आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस से आएगी परफेक्शन और कॉन्फिडेंस, जो एग्ज़ाम क्लियर करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और पेपर 1 अगर अच्छा चला गया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तो पेपर 2 में ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, और डेफिनेटली आप अच्छी तैयारी कर ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है। अगर हम बात करें, कुछ एक मैरिज के टाइप दिए गए हैं। मैरिज के टाइप हम बहुत बार पढ़ते हैं, परंतु वही बात है ना कि बहुत बार पढ़ी हुई चीज़ें हैं, याद ही नहीं रहती, एग्जाम में गलत हो जाती हैं।
अब यहाँ पर मैरिज के टाइप की हम बात करते हैं। एक दिया गया है दमतांग सिस, यहाँ पर ये लव मैरिज का टाइप है क्या। एक हचीस दिया गया है कि ये मैरिज बाय फोर्स है। एक दिया गया है जानेतंग, क्या ये एक कॉमन मैरिज का टाइप है। और एक दिया गया है टोंगलोंग, क्या ये डाइवोर्स का टाइप है। यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच जब आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच। टोंगलोंग एक डाइवोर्स का टाइप नहीं है। ये देखो लास्ट विश ऑफ डाइंग मैन जो है वो होती है, मतलब जो मर रहा होता है इंसान, उसकी कोई लास्ट विश जो होती है तो उसको डाइंग, उसको जो मरते कोई इंसान मर रहा है तो उसकी लास्ट विश जो है वो उसको टोंगलोंग कहेंगे। और कौन सी कम्युनिटी, कौन सी ट्राइब के बीच में ये है, तो किन्नर्स के बीच में जो है ये प्रचलित है, ये आपने ध्यान रखना है। ये मैरिज से संबंधित ये नहीं है। बाकी बिल्कुल करेक्टली हमारे पास जो है वो मैच किया गया है, ये आपने ध्यान रखना। अभी हम इंपॉर्टेंट मैरिज के टाइप्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हैं और एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी एचएस का मौका जा चुका है, एलाइड का ही अपकमिंग मौका है और एलाइड में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ। तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर हम कुछ एक मैरिज के टाइप देखें। मैरिज और डाइवोर्स के टाइप जो किन्नर्स के बीच में प्रचलित हैं उसमें दम चालीसम आता है, दमतांग सिस आता है, बिनांग हचीज आता है और जुसीज आता है। ये लव मैरिज के टाइप हैं। और दरोज की बात करें, डुबर की बात करें, न्यामसा लेमों की बात करें, न्यामसा दे पांग की बात करें और आशीष की बात करें, हचीज की बात करें तो ये मैरिज बाय फोर्स आते हैं, फोर्सफुली की जाने वाली मैरिज है। जानेकंग और जानेतंग ये कॉमन मैरिज का टाइप आता है। न्योतांग जो है ये एक कॉमन सी मैरिज है, मतलब इस तरह की मैरिज है कि जिसमें दो लोग जाते हैं और ये मैरिज जो है वो ज़्यादा शो ऑफ में नहीं की जाती, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं होती। तो ये ध्यान रखना है किन्नर्स के बीच में। मैरिज जो स्वांगलास के बीच में प्रचलित है वो भी ध्यान रख लीजिए। रुस्ता ते ब्याह हो गया, स्वांगलास के बीच में प्रचलित है। ये मैरिज बाय अलॉटमेंट है। यहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और वो शादी जो है वो कर लेते हैं। कुआ ब्याह हो गया, कुआ ब्याह जो है वो कैप्चर जो है वो कर लिया जाता है लड़की के साथ, लड़की के द्वारा लड़की को, और वो कुआ ब्याह जो है वो कहलाता है। मजमी ब्याह हो गया। मजमी ब्याह में क्या होता है, मजमी ब्याह में ये होता है जब लड़का जो है वो शादी के खर्चे नहीं दे सकता तो वो क्या करता है, वो अपने सिस्टर को जो है वो एक्सचेंज कर लेता है, मतलब बॉय अपने सिस्टर को भेज देता है और लड़की को जो है वो ले आते हैं। तो क्योंकि वो खर्चे नहीं दे सकता इसलिए ऐसा किया जाता है। अब एक और मैरिज का टाइप एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि कौन सी मैरिज का टाइप ऐसा है जिसमें जो है वो लड़का जो है वो क्या करता है, लड़की के घर में जाकर जो है वो काम करता है। तो वो कहाँ पर होता है, वो बट्टा सट्टा मैरिज का टाइप, सॉरी वो जो घर जुवांतरी मैरिज का टाइप है। घर जुवांतरी जो है वो गद्दी ट्राइब के बीच में जो है मैरिज का टाइप है। और घर जुवांतरी में ऐसा होता है कि डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में जो है लड़का वहाँ पर जाकर काम करता है। बट्टा सट्टा मैंने बात की तो वो मैरिज बाय एक्सचेंज है और वो भी गद्दीज के बीच में ही प्रचलित है। तो ये ध्यान रखना है। घर जुवांतरी हो गया, बट्टा सट्टा हो गया, गद्दीज के बीच में प्रचलित है। घर जुवांतरी में डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में लड़का काम करता है जाकर। तो ये अद्भुत तरह की मैरिज के टाइप जो है वो आपने जान ली। अलग अलग मैरिज के टाइप में अलग अलग नाम है। बार बार रिवाइज करते रहेंगे, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। जब इतनी बार आपने रिवाइज किया होता है ना तो उससे क्या होता है, सीधा गलत आंसर के ऊपर ही जाकर जो है वो नज़र पड़ती है और क्वेश्चन गलत नहीं होता। क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज द नेट सोन एरिया आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश की हिमाचल के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से जो शुद्ध रूप से बोले जाने वाला क्षेत्र है वो कितना % है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। ये क्वेश्चन हमने मिशन एलाइड के लास्ट एडिशन में डिस्कस किया था और मैंने डिटेल से आपको बताया था। अभी आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो कमेंट करके जल्दी से अपना आंसर जो है वो बता दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।